देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हमने जाना था इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो विधायिका थी उस पर लुई 16वां का आधिपत्य था, उसका अधिकार था। लुई 16वां के बाद फिर उस पर नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली के बाद फिर जैकोबिन सरकार आई, तो उसमें जो कन्वेंशन है वो अपनी विधायिका पर अपना स्थान बनाया। और उसके बाद फिर डायरेक्टरी शासन आई, उन्होंने विधायिका पर अपना स्थान बनाया। विधायिका कार्यपालिका में उन डायरेक्टरी शासन के दौरान जो उथल पुथल आई, तो उसके कारण फिर जो है नेपोलियन बोनापार्ट शासन व्यवस्था पर अपना स्थान वो ले लिया, क्योंकि वो एक सेना नायक था। और जिस समय वो शासन व्यवस्था अपने यहाँ पे संभाला, उस समय वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी। वहाँ पे समाज की स्थिति काफ़ी खराब थी, अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, काफ़ी अव्यवस्था था। तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को 1804 में सम्राट घोषित कर दिया। और सम्राट घोषित करने के बाद फ्रांस के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने के लिए उन्होंने नागरिक संहिता नाम से कानून बनाया उन्होंने, जिसे नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए जो सामंत व्यवस्था थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। सामंत व्यवस्था क्या है कि राजा का ही एक छोटा सा रूप समझिए, एक छोटा राजा समझिए, उसके पास अपने सैनिक होती थी, कुछ भूमि पर उसका अधिकार होता था और वो वहाँ से कर वसूल कर वो राजा को देता था। और जब राजा को जरूरत पड़े युद्ध की स्थिति में तो वो सैन्य शक्ति मुहैया कराता था सामंत। तो ये व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया और जो सत्ता पर वो केंद्रीकरण व्यवस्था ले आया। वैसे देखिए, केंद्रीकरण व्यवस्था को एक अच्छा व्यवस्था नहीं माना जाता है, परंतु फ्रांस के अंदर जो विकेंद्रीकरण की स्थिति थी वहाँ पे सत्ता का, यानी कि सत्ता का आपस में जो विभाजन किया गया था, उससे वैसे फ्रांस के लोगों को कुछ लाभ नहीं हो पाया था। तो इस वजह से उन्होंने नेपोलियन की जो केंद्रीकरण व्यवस्था थी उसको उन्होंने सही ठहराया। अब उसके बाद फ्रांस के अंदर देखिए क्या है, उन्होंने जो विशेष अधिकार थे, जो पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म पर आधारित विशेष अधिकार मिला हुआ था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। फिर जो संपत्ति की अधिकार थी उसको भी उन्होंने सुरक्षित कर दिया। ये क्या है, देखिए कि वहाँ पर पैतृक संपत्ति का अधिकार परिवार में जो बड़े पुत्र होते थे सिर्फ उनको होता था, बाकी को नहीं होता था, तो उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। फिर फ्रांस के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो नाप तौल की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। यहाँ पे आप 2 किलो चावल लेके गए, वहाँ पे वो थोड़ा कम हो जाएगा या कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया और नाप तौल की जो दशमलव पद्धति उसको उन्होंने लाया और एक समान सब क्षेत्रों के लिए ये उन्होंने व्यवस्था करी। उसके बाद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था का उन्होंने सुचारू रूप से चलाया और यातायात की जो सुविधाएं हैं, संचार की सुविधाएं हैं, इसको उन्होंने बढ़ाया। और आर्थिक स्थिति सही है उसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना करी उन्होंने। और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये सारा उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था किया। और उनकी इस व्यवस्था से, उनकी शासन व्यवस्था से फ्रांस के अंदर बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चलने लगी। हालांकि उनकी जो व्यवस्था थी वो एक तानाशाही थी। शुरू में लगा लोगों को गणतंत्र है, लेकिन वो पूरी तरह से वो तानाशाही था। हालांकि उस दौर में फ्रांस के लोगों में जो विकास है वो हुआ काफ़ी। और उसके बाद अब देखिए फ्रांस के अंदर में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी एक अच्छी व्यवस्था दे दी, लोगों का आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। और उसके बाद वो अपना शुरू करता है साम्राज्यवादी सफ़र। अब देखिए, साम्राज्यवादी सफ़र में हम अगर बात करें कि 1804 से लेकर 1815 तक, ठीक है, उन्होंने यूरोप के, आप मैप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूरोप का जो मैक्सिमम क्षेत्र है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और लगभग इस अपने साम्राज्यवादी सफर में उन्होंने लगभग 60 के करीब उन्होंने युद्ध लड़ी। और उस 60 जो उन्होंने युद्ध लड़ा उसमें सिर्फ 7 पर ही उन्होंने हारा था, और वो भी अपने लास्ट समय में। और उसमें से सबसे जो खराब था वो था आपका वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो आपका लड़ी गई थी 18 जून 1815 को। और इस युद्ध में फ्रांस अकेला था और उधर से ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। दुर्भाग्य रहा कि उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना जो द्वीप है यहाँ, उनको भेज दिया जाता है बंदी बनाकर। और 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि वो बीमार के कारण मर गए, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने उसको जहर देकर मार दिया गया। और इस तरह से फ्रांस का जो प्रभुत्व है यूरोप के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो हम समझे इस वीडियो में कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अंदर कैसे कैसे सुधार किया और अपना साम्राज्यवादी जो विस्तार है उन्होंने किस तरह से किया। और अंतिम वाटरलू की जो लड़ाई है उसमें हार जाने के कारण फ्रांस का प्रभुत्व यूरोप में कैसे खत्म हो गया। आपको बता दें, जो वाटरलू है आपका, वो वाटरलू आपका आज के डेट में अगर देखें तो वो बेल्जियम में है वो, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।